कि आप जानते हैं कि हम अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, तो इसमें जितने भी मैथ्स के सेट्स आए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे सेट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को पूरी देखें, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप जब मेंस दे रहे होंगे तो आपको को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहली बात ये है, अगर आपको मेंस क्लियर करना है, आपके प्री में कितने भी नंबर है ये मायने नहीं करता। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं और आपको मेंस देने का मौका मिल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि हमको मेंस देने का मौका मिल जाएगा, लगभग वन, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 110 से लेके 1+ जो भी है वो लोग तैयारी अपनी करें। बाई लाख उनको अगर मिल भी जाता है नेक्स्ट देने का, तो ठीक, नहीं मिल पा रहा है बाई चांस तो नेक्स्ट ईयर देंगे, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि मिल भी जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप मेंस देना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए और मॉक टेस्ट बहुत दीजिए। क्योंकि हमने आपसे बताया है कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपकी तैयारी चाहे कितनी भी क्यों ना अच्छी, आप वहां पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है ना, कि आपको कमियों को बताते रहता है, फिर आप जब अपने आप को एनालिसिस करते हैं कि मतलब हाँ, इस मॉक टेस्ट में ये कमी रही, हमको ये सुधारना चाहिए था, ठीक है। तो अपने आप को एनालिसिस करता रहता है। मतलब हर व्यक्ति क्या जो मॉक दे रहा है, वो अपने आप को हर टेस्ट में क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, क्वेश्चन पे एनालिसिस कर रहा है, लेकिन अपना भी एनालिसिस हो रहा है कि ये गलती हमने वहां पर कर दी थी। तो वो क्या रहती है, हमारे माइंड में रहती है कि यार ये गलती वहां पर हुई थी, अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें, तो आप पर डे एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। और बाकी मेंस के प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, और प्री के भी जितने भी क्वेश्चन आए वो भी प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी अगर रहा टाइम तो मैं भी एक मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा कई सारे, और साथ ही साथ जितने पॉसिबल मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कराऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि हम भी थोड़ा सा मतलब चैनल को ग्रोथ मिले, ठीक है। थैंक यू। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, ये जो हमारे 19 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, थर्ड सेकंड तो हमने कराई थी, और ये फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसका एग्जाम मतलब कि कैसा क्या एग्जाम आया था, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहली बात ये है कि हमको ये देखना है कि एग्जाम में हमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखते कैसे है कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया, तो 30 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है। ये आप मान लीजिए पेड़, जिसकी जमीन पर निर्मित छाया कितनी है, छाया की लंबाई 10√3 मीटर, ठीक है। कितनी है, 10√3 मीटर है। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। आप लोग जैसा कि जानते हो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया भी है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये 30 मीटर है, ये 10√3 मीटर है, ठीक। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो √3 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, साइड रेशियो क्या आ गया, √3 1। हमने आपको बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, तो उनका साइड रेशियो क्या होता है, 1/√3 2 होता है। जैसा कि आप जानते हैं 45 होता है, तो 1/√2 होता है। और अगर यहाँ 30 यहाँ 60 तो √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ 1√3 है, तो ये क्या होता है 60 होता है। और यहाँ क्या होता है 30 होता है, यहाँ क्या होता है 2 होता है, यहाँ आप जानते हैं, ठीक है। तो ये साइड रेशियो क्या है, साइड रेशियो 1√3 है, तो √3 के सामने कौन सा एंगल है 60, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा 60, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा ऐसे करना है एग्जाम में, इस तरीके से अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, ठीक है। जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेश की गई राशि जो है कुल, उसका औसत पूछा है आपसे, ठीक है। तो वैसे करना, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, ए और बी ने। अगर बी ने 100 निवेश किया होगा तो बी, ए ने कितना निवेश किया होगा 30% अधिक, यानी 130 निवेश किया होगा, ठीक है। उसके बी ने सी से 40% कम निवेश किया, बी और सी, सी ने अगर 100 निवेश किया, ठीक, तो बी ने कितना निवेश किया, सी से 40% कम, यानी 60 निवेश किया होगा, ठीक है। अगर इसको कैंसिल आउट कर डायरेक्ट हम रेशियो निकाल के कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 अगर हम 20 से कैंसिल करें 3 5 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2/5 होता है, चाहे ऐसे कर लेते 2/5, 5 इसने निवेश किया, 2 कम उसने 3 हो गया, ठीक है।
चाहे आप इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये यहाँ पर भी कितना है 10 है, यहाँ पर भी कितना है 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, तो इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से मैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, 30, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो इधर 30, इधर 50 हो जाएगा। तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो गया, 39 रेशियो 30 रेशियो 50 हो गया। आपसे क्या कह रहा है, उन सबसे पहले वैसे ये कहा कि B ने C से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया है। किसने, B ने C से 40% कम निवेश किया, तो C ने कितना निवेश किया, 8,000 रुपए का, ठीक है, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया। 50 की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपए, ठीक है। आपसे पूछा है तो 5 ये 2 टाइम है, कितना है 160 हो गया, ठीक है। 50 से 2 टाइम है 100 हो जाएगा, 80 बचेगा, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। आपसे पूछा उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत पूछा है ना, औसत क्या हो जाएगा आपका, इन तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 39, 69 और 5 180, 80 और 110, 1193 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू थी 160, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आपको कितना बचा है 2 बचा, 3 7 जा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट कर दिए 160 119 90 9 6 54 9 कम 9 5 14, ठीक है। क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो कितना है 1904 डिवाइडेड बाई 3 6 टाइम जाएगा, कितना बचा 10 हो गया, 3 3 जा 9, कितना हो गया 14 हो गया, 3 4 जा 12, कितना हो गया 20 हो गया, 3 8 जा 20 हो गया, 3 6 जा 80, कितना बचा 2 बचा, 3 6 जा 3 6 जा 3 4 3 6 3 4 6.66 हो गया। इसको नियर अबाउट कितना लिख सकते हैं 3 6 3 4 7, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी, ठीक, जो आपको बेस्ट मेथड है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है किस तरीके से करना है, और स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तीन संख्याएं 3 रेशियो 8 रेशियो 15 में दे रखी है, इनका लासा कितना दे रखा है 8280 दे रखा है। आपसे मासा पूछा है, ठीक है। तो किस संख्या किस रेशियो में 3 8 15 में संख्या क्या हो जाएगी 3x 8x 15x हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 3 तो कॉमन होगा इसमें 120x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा, जो कि दे कितना रखा है 8280 दे रखा है, ठीक है। ये कितना टाइम जाएगा 672 हो जाएगा, 801 और ये 9 टाइम जाएगा। क्योंकि आपको मासा पूछा है तो इन तीनों संख्या में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है x ही तो है, तो आपका मासा भी क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में MNO केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, यदि BC व्यास है और एंगल ABC कितना 42 दे रखा है, तो आपसे MAB का माप पूछा है, ठीक है। तो ABC आपको 42 दे रखा है, यानी ये एंगल कितना दे रखा है 42 दे रखा है। आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना समकोण होता है, यानी ये 90 हो जाएगा। अगर ये 42 है ये 90 तो कितना हो जाएगा 48। आपने एकांतर वृत्तखंड परिमेय पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई भी ये वृत्त है, यहाँ पर कोई भी अगर स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये सेंटर O है, सेंटर O है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो एकांतर ये एंगल है ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया दे रहे, अगर हम इसको यहां से मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो इस कॉर्ड के द्वारा अगर
यहाँ पर क्या कहते हैं, परिधि पे थीटा बनना, तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 थीटा बना। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता दें, लेकिन ये चीज आपको बताया है कि अगर ये थीटा है तो एंगल ये भी कितना होगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना रहा होगा थीटा। आपसे पूछा क्या है MAB, MAB यानी ये एंगल पूछा, ये एंगल जो है वही ये एंगल होगा, ठीक है। ये परिमेय है, आप जान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 48 डिग्री। अब यहाँ पर जो हम बता रहे थे आपको, ये बता रहे थे कि कोई भी अगर ये सर्किल है, ये क्वाड AB है, अगर क्वाड AB द्वारा सेंटर पे अगर एंगल 2 थीटा बना रहा है, तो परिधि पे, वृत्त की परिधि पे जो एंगल बनेगा वो उसका हाफ थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + y + z = 7, xy by z zx = 8, x³ by 2 z2 - 3xy z की वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है। तो आपने अलजेब्रा अगर नहीं पढ़ी है, चलो कोई बात नहीं, बाकी आपने अगर तैयारी की तो पढ़ी तो भी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c a स्क्वायर b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab - bc - ca होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, अगर इसको हम a + b + c, अगर इसे +2ab + 2bc + 2ca जोड़ दें तो क्या हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर माइनस के 3ab + bc + ca, ये हो जाता है जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जानते क्या, इसकी वैल्यू यानी x + y + z के टर्म में है, तो x + y + z की वैल्यू क्या रहती है 7, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, और जो भी नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, है ही नहीं है 7 कम 7 5 7 हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं ये भी नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे ही करना है, लेकिन आपको बता रहे हैं तो क्या है x + y, a रिप्लेस कर दो आप x से, b रिप्लेस कर दो y से, c रिप्लेस कर दो z से, ठीक है। तो x + y + z क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस के 3, ये क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो आपको क्या हो जाएगा 7 × 24, अगर इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 × 200, 25 × 100 क्या हो जाएगा 175 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR का सिमिलर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल क्या है 121:64 है। फिर Q2 की वैल्यू क्या दे रखी 14.4 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 12 दे रखी, BC की वैल्यू 18 दे रखी, आपसे AB की लंबाई पूछी, इसकी AB की लंबाई पूछी, ठीक है। वैसे इसको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो क्या रहता है एरिया का 121:64 रहता है, तो इनका साइड रेशियो क्या होगा 11:8 होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है 2 पावर में होता है, लेकिन साइड रेशियो तो 1 पावर में होता है, क्या हो जाएगा 11, अगर इसकी रूट वैल्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11:8 हो जाएगा, ठीक है। आपसे एबीसी का क्षेत्रफल एबीसी की साइड क्या है 11 रेशियो में है, और पीक्यूआर की साइड क्या है 8 रेशियो में, ठीक है। आपको दे रखा है कि क्यूपी की साइड दे रखी है, कितनी दे रखी क्यूपी की साइड दे रखी है, आपसे आपसे पूछिए सबसे पहले की बात क्या है एबी की साइड, यानी एबी की साइड, तो इसके बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर पीक्यू है, तो पीक्यू की साइड क्या दे रखी है 14.4 दे रखी है, ठीक है। यानी कि 8 की वैल्यू क्या दे रखी है 14.4, कितने टाइम्स है इसके 8 बन जा, ये 1.8 टाइम है, ठीक है। आपसे अगर ये AB की वैल्यू ये पूछी तो आपको बताना क्या पड़ेगा PQ की वैल्यू, यानी PQ की वैल्यू पूछी तो आपको AB उसके सिमिलर देखना है, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 का 1.8 टाइम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा, ठीक है 19.8 आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर आपको हम बताएं ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये आप A B C, ये ट्रायंगल P, ये Q, ये R, इनके एरिया का रेशियो क्या दे रखा है, इनके एरिया का रेशियो दे रखा है 121:64,
तो इनके साइड रेशियो क्या हो जाएगा 11:8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दे रखा क्यूपी की वैल्यू यानी ये इसके सिमिलर साइड कौन सी ये, ठीक है, अगर क्यूपी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 14.4 यानी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है 14.4 दे रखी है। तो इसके सिमिलर साइड कौन सी है ये वाली है ए बी, तो ए बी की वैल्यू निकाली होगी। ठीक है, तो कितने टाइम्स है 1.8 टाइम है, तो इसका भी 1.8 टाइम निकालना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर 0। थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है 0 से 90 के बीच लाई कर रही है, तो आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर 0 सेम कर ले रहे हैं 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा 0 हो जाएगा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 4 cos थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे करते हैं द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x अगर लिखा हो और प्लस 1 बराबर 0 क्या करते हैं सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 जा 3 3 के ऐसे फैक्टर करना है ये वाला जो साइन लगा ऐड करने पर क्या हो जाए 4 आ जाए। ठीक है, तो 3 बन जा 3 3 बन जा 3 तो 3 1 4 होता है। ठीक है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये चीज आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पर क्या कॉमन मिला अगर हम यहाँ पर 3 cos थीटा कॉमन ले रहे हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा अगर हम कॉमन ले cos थीटा माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 क्या हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर अलग अलग रख दे 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू 1/3 यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 कब होता है 0 भी होता है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, तो हम ये वैल्यू डालते हैं cos थीटा 1/3 डालते हैं। ठीक है, आप जानते हो cos और sin की वैल्यू -1 से लेके कहां के बीच का अप्लाई करते हैं थीटा की जो रेंज है -1 से 1 के बीच लाई करेगी वैल्यू। ठीक है, -1 से 1 के बीच लाई करेगी, ये तो इसी के बीच ही लाई कर रहेगी। ठीक है, इसी के बीच ही तो है 1/3। तो अब हम क्या करते हैं ये वैल्यू डाल देते हैं cos थीटा क्या रहता है 1/3 cos थीटा होता है यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, cos थीटा क्या होता है cos थीटा क्या रहता है 1/3 cos थीटा क्या होता है n a r बटे k k a बताया था आपको आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। अब आप वैल्यू डाल दीजिए cosec स्क्वायर थीटा cosec क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या रहता है 3 लंब क्या रहता है √8 का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा cot क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार क्या है 1 लंब क्या है √8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं जरा क्या हो जाएगा 9/8 प्लस 1/8 हो जाएगा 9/8 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10/8 क्या हो जाएगा 5/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे चीजें करनी है आपको यहाँ पर अगर प्रैक्टिस कर ले ठीक है तो आपको एग्जाम में क्या होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जो थीटा की वैल्यू थी
वो 0 डिग्री से 90 के बीच लाई कर रही है। क्योंकि थीटा का मान कितना आ रहा है 1/3, ये जो थीटा का मान 1/3 है, ये 90 और 0 के बीच ही तो मान आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको होगी सर ने क्या बता दिया। तो किसी वस्तु को 832 में, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन आप वीडियो अगर देखते हैं तो वहां से आपको इससे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, वैसे इसको अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1280। इन दोनों को ऐड करके कितना 1280, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 640। ये आपका सीपी हो जाता है। ठीक है, आपको इसको 10% के प्रॉफिट में बेचना है, इसका 10% कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 4704 में बेचेगा, 10% प्रॉफिट में वो बेच देगा। लेकिन इसको करना कैसे, वो चीज हम समझते हैं। ठीक है, बाकी आपने देख लिया एग्जाम में कैसे करना है, बाकी इसका थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता देते हैं। ये सीपी सपोज करो यहाँ पर लाई कर रही है। ठीक, जब उसने 600 और 832 में बेचा तो उसे क्या हो रहा था, कुछ लाभ अर्जित हो रहा है, यानी वैल्यू ज्यादा रही होगी सीपी से 832 में जब उसने सेल किया। ठीक है, लेकिन जब उसने 448 में सेल किया तो जितना लाभ हो रहा था, जितने रुपए का उतने रुपए की हानि है। यानी अगर एक्स का लाभ यहाँ पर हो रहा है तो जब 448 में उसने सेल किया तो एक्स का क्या होगा, लॉस हो गया। यानी यहाँ पर 2x की वैल्यू जो है, जहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, यानी 2x की वैल्यू 2x का डिफरेंस है। एक्स का यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ एक्स का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल तो है। तो कितना डिफरेंस है आप देख लीजिए, 8 3 2 4 4 8। ठीक है, 4 4 8, 12 से 8 गया 4, 12 से 4 गया 8, और 7 से 4 गया 3, और 2 का डिफरेंस है तो क्या करोगे, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 192 का x का माना गया। यानी कि अगर हम इसे 192 ऐड कर दे, अगर इसमें 192 ऐड कर दे तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा 4 192 अगर इसमें ऐड कर दें 9 4 13 14 640 आ गई, यानी सीपी इसका कितना आ रहा होगा 640। अब इस पे 10% के प्रॉफिट में बेचेगा तो 704 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर सीपी अगर जो भी था, अगर उसको 832 में बेचता तो x रुपए का x का नुकसान हो रहा है, x रुपए का। ठीक है, अगर इसको 448 में तो x रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी कि डिफरेंस 2x रुपए का है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस है कितना, डिफरेंस है आपका 190, डिफरेंस है आपका 318 का। ठीक है, तो x का मान कितना है 192 हो गया। अगर हम 192 अगर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो सीपी मिल जाएगा, या 832 में से अगर 192 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा कितना 604। बाकी आपको 10% प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो किस तरीके से आपने देख लिया। बाकी एग्जाम में कैसे करना वो भी आप चीज देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या जो पहली संख्या का एक तिहाई है, तीसरी और तीसरी संख्या का, दूसरी संख्या की बात हो रही और तीसरी संख्या का 3/4 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 112। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। पहले दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है एक तिहाई है, अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी दूसरी संख्या पहली संख्या का एक तिहाई, अगर ये 3 है तो ये 1 हो जाएगी, और तीसरी संख्या का 3/4 है, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्या उसका रेशियो ले लेते हैं, 9 3 4, 9:3:4 आएगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही कैसे करना, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, बाकी ये चीज आप जानते हैं कैसे करना है। तो 9:3:4 आएंगे, इन तीनों का औसत क्या दे रखा है 9 + 3 + 4 जो है इसका औसत क्या दे रखा है 112 दे रखा है। तो 9 3 12 क्या 16, 16 16 यूनिट हो जाएगा टोटल, और इसका एवरेज क्या हो जाएगा 16/3 यूनिट। ठीक है, ये तो इसका एवरेज हो जाएगा।
और इसका मान कितना दे रखा है 16/3 यूनिट, ये औसत है, ठीक है। इसका मान कितना दे रखा है 112, 16 सत्ते 112, यानी 1 यूनिट का जो मान है वो कितना हो गया 21 हो गया। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यही तो दिख रही है। 1 यूनिट का मान है 21 है, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा 63 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कैसे करना। ये थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि जल्दी से आपको ये करा दीजिए जितने भी सेट्स हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख सकें और आपको थोड़ा सा जो भी एग्जाम है उनके बारे में थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर हो। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी कितने दिनों में कर लें। सभी मेन की क्या होगी एफिशिएंसी सेम होगी, ठीक है। अगर 14 मेन है सभी की एफिशिएंसी सेम है और 15 दिनों में कितना टोटल इतना काम कर देंगे, टोटल इतना काम हो जाएगा, ठीक है। जब 21 मैन लगेंगे तो कितने दिन लगेंगे 21 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बचे 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 दिन में काम कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। 429 मूल्य वाली वस्तु जो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई तो उसने 10% के अतिरिक्त उसको छूट देते हैं, ठीक है। तो वस्तु अब उसे कितनी दर में पड़ेगी, 400 रुपए कीमत की वस्तु थी, ठीक है। इस पर 10% की पहले छूट देगा, कितने की छूट दे देगा 40 की, तो वस्तु कितने की पड़ेगी 360 की। लेकिन वस्तु थोड़ी सी क्या हो गई थी क्षतिग्रस्त हो गई, 10% की अतिरिक्त छूट दी थी। अब इस पे 10% की अगर अतिरिक्त छूट देगा तो 360 का 10% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और कम कर देंगे तो कितने में जाएगा 324 में, 324 में, ठीक है। तो ये वस्तु से कितने पड़ेगी ग्राहक को 324 में पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने कुछ रुपए से व्यवसाय शुरू करते हैं, 50% क्या होता है वो दान दे देता है, ठीक है। 60% का लाभ होता है, फिर क्या होता है 60 हो जाता है, फिर 50% दान दे देता है, 80 यूनिट बचता है, फिर 60% का लाभ होता है, 48 यूनिट का लाभ हो जाता है, तो 108 यूनिट इसके पास मनी बचता है, ठीक है। फिर वो 50% दान देता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है अभी हमने पिछली वीडियो जब हमने सेकंड शिफ्ट तो उसमें मैंने ये कराया, तो वहां से आप कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए 1 किलोमीटर की दूरी चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यानी वो चाल को दुगना कर देता है, तो क्या करा वो इस दूरी को तय करने में 20 से 1 घंटे कम लेता है, ठीक है। तो डी तो ए डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, डी को ए को डी किलोमीटर। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ये कई सारे इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो कई बार क्या हुआ ऑटोमेटिक अपने आप वो मतलब कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं वैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखते हैं, ये वीडियो चलते चलते अपने आप बंद हो गई। ए और बी के बीच टाइम रेशियो क्या दे रखा था x+3 x दे रखा था, ठीक है। डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है इनवर्स होता है। अगर टाइम आपका बढ़े स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। इनिशियली ए का जो स्पीड अगर स्पीड को ए ने क्या किया दूना कर दिया 1 से 2 कर दिया, ठीक है। तो टाइम का 2 से 1 हो जाएगा, इनके बीच 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। पहले 2 यूनिट ले रहा था टाइम, अब 1 यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कहां क्या आ जाएगी 4 आवर्स हो जाएगी, ठीक है। यानी इसलिए इसको 8 आवर्स लग रहे थे, ठीक है। वो कैसे क्योंकि बी अगर कोई टाइम पीरियड ले रहा था तो इनिशियली उसे ए क्या 3 आवर्स अधिक ले रहा था, लेकिन जब उसने स्पीड को दूना किया तो 1 घंटे का सेव हो रहा था, यानी टोटल क्या हो गया अब 1 घंटे पहले पहुंचना पहले 3 घंटे लेट पहुंच रहा था, डिफरेंस कितना था 4 यूनिट का था, तो वही तो 1 यूनिट की सेव हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PQRS एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई है क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, केंद्र O की एक ही साइड में है, ठीक है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं सर्किल बना लेते हैं, सर्किल ये उसका सेंटर O हो गया। दोनों जीवाएं जो हैं वो वृत्त के एक ही साइड में है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों अगर हम इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये भी रेडियस होगी और
ये भी रेडियस होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी, 17 दे रखी है, ठीक है। और ये जो पहली वाली है इसकी लंबाई कितनी दे रखी जीवा की, 48 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी होगी 24 होगी। दूसरे की लंबाई कितनी दे रखी 14 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। बाकी आप करने के लिए बेसिक कैसे करें, बेसिक से अगर इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको 7, 24 और 25 का अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो अगर आप यहाँ पर 25 ले लें, ठीक है, 25 ले लें तो यहाँ पर 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो ये अगर रेडियस तो ये भी रेडियस, ये भी 25 रहा होगा। अगर ये 25 है ये 7 है तो देखो ये 24 है, देखो हाँ से 24 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। अगर हम इसको x ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, ये हमारी रेडियस है, तो x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, और फिर यहां से क्या होगा x प्लस 17 प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बहु भी r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर के बराबर r स्क्वायर रख देंगे, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 17 प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 576, 17 17 289 प्लस x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 49, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर 49, ये देखो 576 माइनस 289 माइनस 49 बराबर 34 है। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको 7 24 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप 7 रख लेना, क्या हो जाएगा r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, निकालो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 25 आ जाएगा। आगे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, है क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 है, ए प्लस बी 2 है, तो रूट 1 माइनस ए बी आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपने अलजेब्रा अगर पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या दे रखा है आपको 218 दे रखा है, ए प्लस बी कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है। अगर हम यहाँ पर प्लस 2ab जोड़ दें तो माइनस 2ab घटाना भी पड़ेगा, तो ए 2ab जब जोड़ देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी आपको 2 दे रखा है तो यानी 4 हो जाएगा, माइनस के 3ab हो जाएगा और ab, ठीक है। ये 2 एकम 2 2 नाम 18, 4 माइनस के 3ab, तो 3ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 104 माइनस के सॉरी 4 माइनस 109, यानी कि माइनस 105 हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आप बताइए, ए बी की वैल्यू जाएगी माइनस 105 अपान 3, 3 3 सर और 3 5 सर, यानी कि माइनस के 35 हो जाएगी ए बी की वैल्यू। आपसे पूछा गया 1 माइनस ए बी पूछा है, ठीक है। तो हम अगर वैल्यू डालते हैं 1 माइनस ए बी क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा 36, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात, ये चीज समझ में आपको आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है 8, ए की वैल्यू कितनी दे रखी 60 दे रखी, आपसे पूछा है 10a/2, 8 cos है, 7 sin 3a/2 माइनस 12 cos है, ठीक है। तो 10 sin a/2 माने sin 60, sin 60 का आधा हो जाएगा 35, 37 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 8 इंटू, ठीक है, cos a का मान कितना है 60, cos 60 कितना था 1/2 अपान sin 3a/2 मतलब 180/2 90, sin 90 1 माइनस 12 cos a
कॉस है मतलब cos 60 1 2, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ से 5, यहाँ से 4, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18,000 रुपए की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद कितनी 21,000 रुपए टाइम पीरियड कितना 2 वर्ष बाद 21,780 रुपए हो जाती यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। ठीक है, आपको अमाउंट कितना देता है 18,000 रुपए। ठीक है, आपको कुल मिलाकर अमाउंट कितना देगा 21,780 लगभग कितना 3,780 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसको करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्राइक कराते हैं और इतना सोच पा रहे हैं तो ज्यादा ही बेटर होगा। अगर हम मान लेते 10% मान लेते हैं कि 10% सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर 10% इसको इंटरेस्ट मिल रहा होता तो 1800 मिलता, नेक्स्ट ईयर में 1800 मिलता। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर 1800 मिलता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में 1800 मिला, इसका भी 10% मिलता है, यानी 180 और यहाँ मिलता। हम देखते हैं टोटल क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 18 36 3780 देखा हमने ये क्या आ गया, यानी सेटिस्फाई करके, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा 10% रहा होगा। अगर 5% इंक्रीज हो गया तो कितना 15% रहा होगा। ठीक है, 15% रहा होगा, तो उसी राशि पे उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 15% अगर इसका निकालिए आप 18,000 का 15% आप निकालेंगे क्या हो जाएगा 15 × 120 12 हो जाएगा, 15 को 15 12 27 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2700 रुपये होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर 2700 मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर भी 2700 रुपये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी 2700 मिलेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिला इस पे भी 15% मिलेगा, यानी कि जो आपका 2700 रुपये इंटरेस्ट मिला था जब सेकेंड ईयर आएगा तो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि CI कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसका 15% मिलेगा। ठीक है, इसका कितना मिलेगा 15 सकते 105 कितना है 10 है, और 15 दूनी 30 10 40, यानी 405 रुपये आपको और मिल जाएगा। ठीक है, 405 रुपये आपको और मिल जाएगा, यानी 5400 रुपये तो ये हो गया आपका, तो 405 आपको और मिल जाएगा, कितना 5805 आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, कितना 5805, कितना 5805 आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे एग्जाम में ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कुछ नहीं आपको देखना 18,000 है, ये 18 में 36 देखिए लगभग 36 के आस पास है। ठीक है, तो यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। ठीक है, स्ट्राइक हम देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखा सेटिस्फाई भी कर गया, तुरंत हमें पता चला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, 5% इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना 2700 मिलेगा, और 2700 पे 15% और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 405 और हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में DE और F क्रमशः भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु है। यदि BC का मान 14.4, CA का मान 15.2 और AB का मान 12.4 सेंटीमीटर, तो DEF का मान आपसे पूछा है। ये आपको क्या दे रखा है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC दे रखा है, DEF BC मतलब D CA E यहाँ पर और AB यानी F यहाँ पर, तो इनको मिला के ट्रायंगल बन रहा है DEF, इनके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है अगर BC 14 सेंटीमीटर, ये 14.4 सेंटीमीटर दे रखा है, CA 12.2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और AB कितना दे रखा है 12.4 दे रखा है, 12.4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल DEF का परिमाप पूछा है, मिड पॉइंट दे रखा है, तो टोटल करके अगर हाफ कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। बाकी आप जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ये इसके मिड पॉइंट है। अगर ये जो रेखा होती है ना, इस रेखा की क्या होती, अगर ये 2 है तो ये क्या होती है 1 होती, हाफ होती। अगर ये 14.2 है तो ये क्या हो जाएगी 14.4 है तो 7.2 हो जाएगी।
अगर ये 15.2 है तो ये इसकी मिड पॉइंट है। इस ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट मतलब हाफ, ये रेखा इस रेखा से पैरेलल होगी। अगर ये रेखा, ये साइड जो है ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है इसके मिड पॉइंट पे है, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो 12.4 है, कितनी हो जाएगी, 6.2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ये ले लेते हैं, कौन सा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर ये 15.2 है तो ये कितनी उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है, तो 7.6 हो जाएगी। 7 पॉइंट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें 7.2, 7.6 और 6.2 अगर ऐड कर देते हैं, 7.2, 7.6 और 6.2, तो 6 4 10, 1 7 से 21, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। या सबको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मीटर 4 वाले किसी ठोस घन में एक ठोस गोला काटा जाता है। शेष ठोस का आयतन 163 सेंटीमीटर क्यूब पाया गया। गोले का व्यास आपसे पूछा है, ठीक है। तो एक घन दे रखा है आपको। घन क्या है, 3D फिगर है जिसकी आल साइड्स क्या होती, LBH, तीनों क्या होती, इक्वल होती, ठीक है। तो आपको घन बनाना है, ठीक है। इस तरीके से घन क्या होता है, इसकी आल साइड्स क्या होती, इक्वल होती है, ठीक है। आपको समझना है, ठीक है। इसमें से एक गोला काटा जाता है। क्या काटा जाता है, ठोस गोला काटा जाता है, ठीक है। तो गोला क्या करेगा, यहां से टच करेगा, यहां से भी टच करेगा, यहां से भी टच करेगा, यहां से भी टच करेगा, यानी बार बार वीडियो अपने आप से कट जा रही है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, फिर से बता दे। एक ही घन दे रखा है, घन में आपको ठोस गोला काटना है। गोला क्या करता है, ये भी साइड टच कर रहा होगा, ये भी साइड टच कर रहा होगा, ऊपर और नीचे। कॉर्नर में क्या होगा, उसका स्पेस कुछ बच रहा होगा, ठीक। वही आपका आयतन दे रखा है। इसकी कोई वैसे जरूरत भी नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। आपसे गोले का व्यास पूछा, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, यानी कि घन की साइड ही होगी उसका व्यास। उसका व्यास क्या हो जाएगा, घन की साइड मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो वीडियो यहाँ पर एंड होती है। तो जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपके करा देंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब बार बार प्रॉब्लम भी आ रही है, वीडियो कट जा रही है बार बार अपने आप से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप शेयर भी करना, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी कम दिख रही होगी, थोड़ा सा मतलब तबीयत नहीं सही है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बाकी जितने भी DI के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने आपसे बताया था कि वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।